Okay, so welcome back to my these video lectures and today in this lecture we will discuss the cloning vectors. Okay, cloning का मतलब समझ लेते हैं. Cloning means कि मान लो हमारे पास कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है, उसकी हमने मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो उसको क्लोनिंग बोल दिया जाता है. ऐसा करने के लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत होती है, इसीलिए इसको बोला गया है क्लोनिंग वेक्टर्स. वेक्टर्स क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम जो है रेप्लिकेट करते हैं किसी होस्ट सेल में जाके. तो जब ये वेक्टर मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करेंगे तो हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, हम क्या करते हैं, उसको इनके साथ लाइगेट कर देते हैं. तो जब ये वेक्टर अपने होस्ट सेल में जाके मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो हमारा जो डीएनए होगा ना, हमारा जो डीएनए है फ्रेगमेंट जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, तो वो भी इसके साथ जो है मल्टीपल टाइम रेप्लिकेट होगा. तो हमें क्या मिलेंगी? मल्टीपल कॉपीज मिलेंगी अपने जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है. तो इसीलिए इनको बोला जाता है क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है. तो इनका हम यूज करते हैं अपना जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है जिसको हमने मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी है उसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए, ठीक है. तो हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि वेक्टर्स क्या है, ठीक है. तो ये मिलते कहाँ से हैं वेक्टर्स? तो वेक्टर्स को डेवलप किया जाता है, ठीक है. मीन्स कुछ नेचुरल मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कैपेसिटी होती है रेप्लिकेट करने की इंडिपेंडेंटली, ठीक है. तो जैसे प्लाज्मिड की बात करते हैं, प्लाज्मिड मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, या फिर हमारे वायरसेस हैं, ठीक है, जिनको हम बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज, ठीक है. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका हम यूज करते हैं क्लोनिंग, एज ए क्लोनिंग वेक्टर. तो पहले इनको क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है आर्टिफिशियली, ठीक है. नेचुरली हम यूज नहीं करते. नेचुरल मॉलिक्यूल जो है प्लाज्मिड और वायरस, इनको पहले क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है आर्टिफिशियली, ठीक है, लैब्स में. फिर उनको एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जाता है, ठीक है, अपने डीएनए को मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करने के लिए, ठीक है. तो क्या है, नेचुरल जो मॉलिक्यूल है प्लाज्मिड या वायरस, इनको हम यूज कर सकते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर. बट इनको हम आर्टिफिशियली पहले क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी, उसके अकॉर्डिंगली हम इनमें जो है मॉडिफिकेशंस करते हैं. तो उनको हम एज ए फिर क्या यूज कर सकते हैं? क्लोनिंग वेक्टर. तो प्लाज्मिड एंड वायरस या दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स करके भी हम दोनों प्लाज्मिड और वायरस को दोनों को भी यूज कर सकते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर, इकट्ठा यूज कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा एक आइडिया कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं. क्योंकि हमें जब अपने मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करवाना है, जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, तो ऐसा करने के लिए हमेशा इन वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है. तो एक तरह से ये व्हीकल का काम करते हैं. व्हीकल का मीन्स इसको हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा जो डीएनए है जिसको हमने क्लोन करवाना है, उसको ये कैरी करते हैं, ठीक है. कि जैसे मान लो ये वेक्टर है, तो इसमें हम पहले इसको अपना इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अपना जो डीएनए है. फिर ये मॉलिक्यूल जिसमें वेक्टर कैरी कर रहा है हमारा डीएनए, उसको फिर हम होस्ट सेल में डालते हैं. तो होस्ट सेल में क्या होता है, ये जो वेक्टर है ये मल्टीपल टाइम रेप्लिकेट करता है. तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो डीएनए जो हमारा इंटरेस्टेड है तो वो भी साथ में रेप्लिकेट करता है. तो इस तरह से फिर हम उसको अपना जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं. तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉपी जनरेट करते हैं डीएनए की. इसको बोला जाता है क्लोनिंग, और वेक्टर्स को बोला जाता है क्लोनिंग वेक्टर. बट हम वेक्टर की जरूरत पड़ती है हमें क्लोनिंग करने के लिए, इसीलिए वेक्टर को नाम दिया गया क्लोनिंग वेक्टर. ओके. तो एक और डिस्कशन यहाँ पे आता है कि ये जो वेक्टर्स है ना, ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है. तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं. तो क्या होता है कि हम अपना जो डीएनए है, हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीपल कॉपीज बनवानी है, तो उसको हम इंसर्ट बोल देते हैं, ठीक है. तो व्हाट डू मीन बाय इंसर्ट? इंसर्ट मीन कि ऐसा जो डीएनए है फ्रेगमेंट, ठीक है, जिसको हमने क्लोनिंग करवानी है, जिसकी मल्टीपल कॉपीज हमें चाहिए, उसको बोला जाता है इंसर्ट. तो जो हमारा इंसर्ट है, ठीक है, वो कितना साइज है, उसका कितना साइज है, ठीक है, इंसर्ट का मतलब जो डीएनए है वो कितना लंबा है, कितना सीक्वेंस वो कैरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम वेक्टर को चूज करते हैं. क्योंकि वेक्टर्स बहुत तरह के जो है वो अवेलेबल हैं. तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वेक्टर हम यूज करेंगे अपने डीएनए और फ्रेगमेंट को मल्टीप्लाई करवाने के लिए. तो वो डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर. तो हम क्या बोलते हैं कि जो इंसर्ट साइज है उस पर डिपेंड करेगा. वैसे तो बहुत सारे फैक्टर वहाँ पे जो है वो
उसको इम्पैक्ट करते हैं, बट मेनली हम इंसर्ट साइज देखते हैं, इंसर्ट साइज उसके अकॉर्डिंगली हम चूज कर लेते हैं अपना वेक्टर कि हाँ हमारा डीएनए जो है इतने साइज का है जिसको हमने क्लोन करवाना है, तो हम ये वाला वेक्टर जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक M13 वेक्टर है, ठीक है, M13, तो इसमें जो हमारा साइज है, इंसर्ट रेंज जो ये कैरी कर सकता है, ठीक है, इंसर्ट रेंज, इंसर्ट रेंज मीन कि कितना डीएनए का मॉलिक्यूल ये कैरी कर सकता है जो हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो M13 की रेंज है 1 to 4 KB, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ डीएनए ये कैरी कर सकता है। दूसरा आता है हमारा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड वेक्टर अगर हम यूज करेंगे तो हम कितना अपना इंसर्ट डाल सकते हैं, कितने साइज का, 1 to 5 KB, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा जैसे लैम्डा वेक्टर, ठीक है, तो लैम्डा वेक्टर कितना कैरी कर सकता है, 2 to 25 KB, 2 to 25 KB। फिर फोर्थ आ जाता है हमारा कॉस्मिड, कॉस्मिड, कॉस्मिड भी क्या है, एक वेक्टर ही है, ठीक है, कॉस्मिड की कैपेसिटी होती है 35 to 45 KB, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैक, ठीक है, ये भी एक प्लाज्मिड है जिसकी कैपेसिटी है हमारी 50 to 300, 50 to 300 KB। इससे नेक्स्ट आ जाता है हमारा याक, याक, ये वेक्टर है, इसकी कैपेसिटी है हमारी 100 to 2000 KB। ये कई बार ना क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, कई बार वेक्टर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कितना डीएनए कैरी कर सकता है, कितना अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इसमें से सबसे लिस्ट पे है हम M13 और प्लाज्मिड, ठीक है, सबसे जो ज्यादा इंसर्ट जो कैरी कर सकता है वो हमारा याक और बैक। तो इनकी फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और याक इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ डीएनए ये कैरी कर, सबसे ज्यादा कौन कैरी करता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसकी रेंज है 100 to 2000 KB। ये हमें याद रखनी है रेंजेस, कई बार ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि तभी हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा वेक्टर किस डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन करवाने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हैं, इसमें मोस्ट पॉपुलर जो हम स्टार्टिंग करेंगे प्लाज्मिड वेक्टर से करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले जो है वो 1970 में जो था वो डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है, नेचुरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड्स, हमें पता है कि जिस तरह से मान लो ये हमारा बैक्टीरियल सेल है, एस्चेरिचिया कोलाई हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके पास ना एक तो जीनोमिक डीएनए होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए। एक इसमें क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर प्लाज्मिड, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड या प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, प्लाज्मिड भी बोल देते हैं कई बार हम सिंपली, ठीक है। तो ये क्या है, जीनोमिक डीएनए, और ये है हमारा प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए है क्या, एक तो ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए ये क्या है, एक तो हमारा डीएनए क्रोमोसोमल प्रेजेंट है, ये इसके अलावा एक और तरह का डीएनए होता है एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया सेल है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। तो इसको बोला गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और कैसा है ये, एक तो ये स्मॉल है और ये सर्कुलर है देखने में, ठीक है, किस तरह का है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। अब हम इसका रोल देख लेते हैं कि ये बैक्टीरिया में इसका रोल क्या है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, ये इंडिपेंडेंटली जो है, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, रेप्लिकेट कर सकता है। यही प्रॉपर्टी इसकी हम यूज करते हैं, ऑटोनोमियसली मींस इंडिपेंडेंटली ये रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये जब रेप्लिकेट करेगा इसीलिए इसको यूज किया गया है एज ए वेक्टर, ठीक है। तो इसमें जब हम अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करवा देंगे इंसर्ट मीन्स, तो वो भी साथ में रेप्लिकेट करेगा, तो हमारी जो है मल्टीपल कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इसकी यूज करते हैं हम इसीलिए, बट इसको एज ए नेचुरली यूज नहीं किया जाता, इसको हम थोड़ी मॉडिफिकेशंस करते हैं आर्टिफिशियली, तो हमारे पास हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर इसको प्लाज्मिड को यूज किया जाता है। तो 1970s में सबसे पहले ये प्लाज्मिड डिस्कवर की मॉडिफाइड किया गया आर्टिफिशियली, उसको नाम दे दिया गया PBR 322,
ठीक है। इसकी मॉडिफिकेशंस हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो PBR322 ये एक क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर, जिसमें हम अपना DNA इंटरेस्ट डालेंगे और वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, जैसे जैसे ये रेप्लिकेट करेगा होस्ट सेल में और हमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगी। तो ये स्मॉल p है यहाँ पे, ठीक है। p का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लाज्मिड है ये किससे लिया गया है, प्लाज्मिड मॉलिक्यूल है, प्लाज्मिड DNA है। और B स्टैंड्स फॉर बॉलीवर, बॉलीवर मीन्स ये साइंटिस्ट थे बॉलीवर और रॉड्रिगविच, ठीक है। और 322 इसकी कोई पर्टिकुलर जो है वो नंबरिंग दी गई थी इसको, ठीक है। तो मेनली यही पूछ लिया जाता है, प्लाज्मिड, P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड और BR स्टैंड फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज, तो ये नाम दे दिया गया इसको PBR322, ठीक है। तो ये PBR322 है, ये है हमारा क्लोनिंग वेक्टर। कि प्लाज्मिड जो है उसकी प्रॉपर, उसी को हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो उसको हमने नाम दे दिया PBR322 एज ए क्लोनिंग वेक्टर, हम इसको यूज करते हैं। तो हमने समझ लिया कि प्लाज्मिड होते क्या हैं और इसको क्या किया गया था, आर्टिफिशियली चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया थोड़ा सा, और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज किया गया कि ये मल्टीपल टाइम जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली विद इन दी होस्ट सेल। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा प्लाज्मिड है ना, इसमें क्या क्या जो है मॉडिफाई किए गए, किस तरह से क्लोनिंग वेक्टर इसको जो है वो आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया गया। तो सबसे पहले आता है कि ये जो हमारा PBR322 है ना, PBR322, एक तो ये स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज इसको दिया गया एज कंपेयर टू जो नेचुरली प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो इसका साइज क्या है, उससे स्मॉल है। इसका यूज क्या है कि ये स्मॉल है इसलिए इसको जो है डैमेज कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये साइज में स्मॉल है, ठीक है। तो ये एक चेंजेस थे इसमें। सेकंड था कि ये जो हमारा वेक्टर है ना, इसका इस तरह से हमने बोला ये क्या है, सर्कुलर है। एक तो ये क्या है, सर्कुलर DNA है, ठीक है, सर्कुलर है। तो और इसको बोला गया PBR322, तो ये क्या है, सर्कुलर DNA है, जैसे हमने प्लाज्मिड का डिस्कस किया, सर्कुलर DNA है, सर्कुलर। और ये क्या है, स्मॉल साइज है इसका एज कंपेयर टू नेचुरल प्लाज्मिड। अब सेकंड आता है कि ये जो नेचुरली जो भी प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं ना, वो रेप्लिकेट कैसे करते हैं अपने होस्ट सेल में जाके, ठीक है। वो रेप्लिकेट कैसे करते हैं, उनके पास ना एक जीन होता है, जीन वो कैरी करते हैं जिसको बोलते हैं ORI या फिर origin for replication, origin for replication। ORI का मतलब है कि एक ऐसा जीन प्लाज्मिड में प्रेजेंट है जो क्या, जिसको क्या बोलते हैं हम, ORI, दैट स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जीन प्लाज्मिड में होता है। ये जो जीन है अगर ये होगा प्लाज्मिड में, ये इसकी प्रेजेंस की वजह से ही ये क्या करेगा, इनिशिएट करवाएगा रेप्लिकेशन विद इन दी होस्ट सेल। अगर ये ORI जीन प्रेजेंट नहीं है प्लाज्मिड में तो ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो ठीक है, तो ये ORI जीन जो है वो प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है। बट ये भी दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रिंजेंट और एक होते हैं हमारे रिलैक्स्ड टाइप के, रिलैक्स्ड। तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि एक होते हैं रिलैक्स्ड ORI, एक होते हैं स्ट्रिंजेंट ORI। स्ट्रिंजेंट और रिलैक्स्ड में क्या फर्क है, ठीक है। स्ट्रिंजेंट का मतलब है कि जैसे जैसे मान लो हमारा बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, हमें पता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है जो बैक्टीरिया में होता है, तो हम बोल रहे हैं कि जो प्लाज्मिड है इसके पास ORI जीन ऑलरेडी होता है। तो जैसे जैसे क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा वैसे वैसे क्या होता है कि जब इसकी रेप्लिकेशन होगी ना तभी प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा। तो ये इसके साथ कहीं ना कहीं लिंक होता है कि जैसे ये रेप्लिकेट कर रहा है उसी तरह से प्लाज्मिड DNA भी रेप्लिकेट करेगा। तो इस तरह का अगर हमारा ORI है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट, मीन्स वो टाइटली लिंक है विद दी क्रोमोसोमल DNA के साथ। दूसरा आता है रिलैक्स टाइप के ORI। रिलैक्स टाइप के ORI का मतलब है कि ये जो इस तरह का जब ओरिजिन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मिड की जो रेप्लिकेशन है ना, प्लाज्मिड की जो रेप्लिकेशन है ये फास्ट होती है एज कंपेयर टू क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। जो क्रोमोसोम DNA है ये रेप्लिकेट करेगा, ये हो सकता है कम स्पीड से रेप्लिकेट करे और ये प्लाज्मिड वाला हाई रेट से रेप्लिकेट करे। तो इसका मतलब है दीज आर नॉट टाइटली लिंक, कि मीन्स
ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोमल डीएनए जब रेप्लिकेट होगा तभी प्लाज्मिड डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, ऐसा नहीं है इन दी केस ऑफ रिलैक्स्ड ओआरआई। तो हमारा जो ये प्लाज्मिड था ना, इसको मॉडिफाई किया गया इस तरह से कि जो ओआरआई है वो किस तरह का हो, रिलैक्स टाइप का हो। तो अगर ये रिलैक्स टाइप का होगा तो क्या होगा, तो प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन ज़्यादा फास्ट होगी एज कम्पेयर टू क्रोमोसोमल डीएनए। तो क्या होगा कि पर सेल जो है हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए मिलेगा। जैसे ही प्लाज्मिड ज़्यादा जल्दी रेप्लिकेट करेंगे तो प्लाज्मिड के साथ हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो भी ज़्यादा बनेगा। अगर प्लाज्मिड डीएनए ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा, वो भी ज़्यादा इसके साथ साथ रेप्लिकेट करेगा, तो उसकी भी ज़्यादा कॉपीज मिलेंगी। तो इसी तरह से ये इंट्रोड्यूस किया गया रिलैक्स्ड ओआरआई टाइप इन पीबीआर 322। तो ये हमें समझ आ गया। नेक्स्ट इसमें इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये दो हमने डिस्कस कर ली, ओआरआई और एक साइज इसका। थर्ड वन हम डिस्कस करते हैं, ये मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि एक तो इसका साइज स्मॉल है और दूसरा इसमें क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ पे इसको इस तरह से शो करते हैं कि ये क्या है, ORI। ये क्या है, ORI। ORI मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे हम ORI, ये जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये हमें प्रॉपर्टी समझ आ गई, ठीक है, पीबीआर 322 की। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है जीन, ठीक है। ये जब होगा तभी ये मल्टीप्लाई करेगा विद इन दी होस्ट सेल। और ये भी किस तरह का इंट्रोड्यूस किया गया था, मॉडिफाई किया गया था, रिलैक्स टाइप का। ये हमने समझ लिया कि क्यों किया, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि इसका स्मॉल साइज था एज कम्पेयर टू नेचुरल प्लाज्मिड, इसीलिए इसको मॉडिफाइड है, इसीलिए इस प्लाज्मिड को नाम दिया गया था पीबीआर 322। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी एक और आती है कि इसमें हमने जीन इंट्रोड्यूस किए थे कुछ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये भी इसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो किस तरह से है कि मान लो ये हमारा कोई यहाँ पे ये प्लाज्मिड है वेक्टर, इसमें क्या था, एक जीन इंट्रोड्यूस किया किसके लिए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पिसिलिन क्या है, ये एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन, और इसकी रेजिस्टेंस के लिए एक जीन इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये AMPR मीन्स कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए एक जीन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ठीक है। एक ये इंट्रोड्यूस किया गया और एक और जीन इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, ठीक है। इसको बोला गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इसको शॉर्ट में लिख दिया इस तरह से, टेट्रा, दिस स्टैंड्स फॉर टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो ये जीन क्या था, जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक थी उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था प्लाज्मिड वेक्टर को। और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मीन्स कि एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसके लिए रेजिस्टेंस शो करेगा प्लाज्मिड वेक्टर जब वो एंटीबायोटिक इसको मतलब इसके मीडियम में प्रोवाइड की जाएगी। समझ रहे हो, ठीक है। मतलब कि अगर जो हमारा ये वेक्टर है प्लाज्मिड वेक्टर, इसको ऐसा मीडियम दे दिया जाए जिसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो ये सर्वाइव कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि इसके पास उसके लिए रेजिस्टेंस करने के लिए जीन प्रेजेंट है। और अगर टेट्रासाइक्लिन दी जाए तब भी ये रेजिस्ट करेगा उसको, क्योंकि इसके पास जीन है, ठीक है, तो उसमें ये ग्रो करेगा। अगर कोई और एंटीबायोटिक दे दी जाए तो ये ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ दो रेजिस्टेंस थे जीन, एक एम्पिसिलिन जो हमारी एंटीबायोटिक है उसके लिए, और एक टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका पर्पस क्या है कि हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, तो एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि मान लो हमने अपना डीएनए लिया, ठीक है, उसको वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, वेक्टर में डाल दिया अपने, ये जो प्लाज्मिड है इसमें हमने लाइगेट कर दिया, क्योंकि हमने वेक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाना है, और अपने होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। बट ऐसा चांसेस होंगे, ऐसे भी चांसेस होंगे कि हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है वो इसमें लाइगेट ही ना हुआ हो, मतलब प्लाज्मिड अकेला ही जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया होस्ट सेल में।
एक केस ये भी हो सकता है, एक केस हो सकता है कि हाँ प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट आ गया हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट और वो इंट्रोड्यूस हो गया होस्ट सेल में। तो ये दो तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमारे कौन से सेल हैं जिसमें हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें तो उससे मतलब है, हमें तो उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। सिंपल प्लाज्मिड वेक्टर अगर इंट्रोड्यूस हो गया विदाउट डीएनए ऑफ इंटरेस्ट तो कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हमें बहुत सारे सेल्स, तो ये दो तरह के केसेस बन जाएंगे, वहां पे दो तरह के सेल मिल सकते हैं, ऐसे जिनमें प्लाज्मिड ही हो और एक ऐसा जिसमें प्लाज्मिड इंसर्ट दोनों हो। तो हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, वो वाले सेल जिसमें प्लाज्मिड के साथ डीएनए भी है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट करने के लिए ये जो जीन है ना ये हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, मान लो हमने मीडियम दिया, ठीक है, एक मीडियम लिया, उसने हमने क्या किया, अपना एम्पिसिलिन डाल दिया, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन डाल दी एंटीबायोटिक। तो अब हमारे ऐसे सेल जिनमें प्लाज्मिड है, सेल्स कंटेनिंग प्लाज्मिड, ठीक है, विद इंसर्ट, इंसर्ट और विदाउट इंसर्ट, विदाउट इंसर्ट, ठीक है। मीन्स कि एक सेल ऐसे कि जिनमें प्लाज्मिड है, एक सेल ऐसे जिनमें प्लाज्मिड भी है वेक्टर भी है, ये दोनों है। तो एम्पिसिलिन हमने प्रोवाइड की मीडियम में, तो जो प्लाज्मिड वाले सेल हैं वो ग्रो करेंगे वहां पे, ठीक है, ग्रो करेंगे। क्यों ग्रो करेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड, अगर वहां पे प्लाज्मिड वाले सेल हैं जिनमें प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हो चुका है वेक्टर, तो उसमें एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन होगा तो वो ग्रो कर जाएगा। तो एम्पिसिलिन मीडियम में है, ठीक है, वहां पे तो अगर तो वो सेल ग्रो कर रहे हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि उन सेल में क्या है, प्लाज्मिड जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, प्लाज्मिड वेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं PBR 322 जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसीलिए वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी सेल हैं कि जिनमें मान लो, अभी दो सिनेरियो डिस्कस करते हैं, एक सिनेरियो जिसमें प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हो गया, एक सेल जिसमें प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं, ठीक है, तो उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा, जिन सेल में प्लाज्मिड गया ही नहीं तो उनके लिए रेजिस्टेंस तो नहीं होगा, तो क्या होगा, उनके पास ये वाला जीन नहीं है रेजिस्टेंस के लिए। तो एम्पिसिलिन अगर हम देंगे मीडियम में तो वो सेल जो है वो दे विल नॉट सर्वाइव, ठीक है, वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से सेल हैं जिनमें प्लाज्मिड जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है और किसमें नहीं हुआ, ठीक है। तो किसके थ्रू पता चलेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में। जिनमें तो प्लाज्मिड गए हैं वो तो ग्रो कर जाएंगे एंटीबायोटिक मीडियम में एम्पिसिलिन के, और जिनमें नहीं है प्लाज्मिड वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो है एक जीन का सिग्निफिकेंस कि एम्पिसिलिन जैसे इंट्रोड्यूस किया, तो इसका सिग्निफिकेंस समझ आ गया कि ये हमें बता रहा है कि कौन से सेल है जिनमें प्लाज्मिड है, कौन से सेल हैं जिनमें प्लाज्मिड नहीं है। अब दूसरा जीन क्या कर रहा है, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, इसका भी यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो एम्पिसिलिन क्या करवा रहा है, ये सिलेक्ट करवा रहा है ऐसे सेल जिनमें प्लाज्मिड है उन सेल से जिनमें प्लाज्मिड नहीं था, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का यूज क्या है, ये क्या करवाता है, ये अब हमने वो सिलेक्ट कर लिए सेल जिनमें प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हुआ, पर प्लाज्मिड भी दो तरह से इंट्रोड्यूस हो सकता है। एक हो सकता है कि सिर्फ प्लाज्मिड है, उसमें हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, एक है सिनेरियो कि सिर्फ प्लाज्मिड है उसमें, ठीक है, एक सिनेरियो है कि प्लाज्मिड के साथ हमारा इंसर्ट भी है, जो डीएनए हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, डीएनए इंसर्ट भी है, तो हमें तो ये वाले चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, जीन के लिए हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का देख लिया सिग्निफिकेंस कि इनको क्यों इंट्रोड्यूस किया। फोर्थ है कि ये जो हमारी वेक्टर है ना, प्लाज्मिड वेक्टर, इसमें क्या था, सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स हैं, सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, रिकॉग्निशन साइट्स हैं फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कस कर रखे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये कह रहा है कि मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स हैं एट वेरियस पॉइंट्स,
समझ लेते हैं। क्या है कि मान लो ये हमारा यहाँ पे इको R1 जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, उसकी ये रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे प्रेजेंट है। एक है हमारा हिंद 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो साल 1 जो है उसके लिए प्रेजेंट है, एक बाम H1 आता है हमारा, उसके लिए प्रेजेंट है। रिकॉग्निशन साइट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट है। यहाँ पे मान लो PST1 प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट्स हैं फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब इनका भी सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है वेक्टर में। तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। तो इनका देख लेते हैं क्या है कि सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट है फॉर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम क्या है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, अपनी एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, वहां पे कट करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमने क्या किया कि यहाँ पे कट लगाया, जैसे बाम H1 साइट है, ठीक है। ये बाम H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, उसने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जो इसकी पर्टिकुलर साइट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और ये जीन क्या है, ये हमने बोला कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, इसके अंदर ये साइट प्रेजेंट है क्या, बाम H1 के लिए। तो बाम H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया, वो कहाँ कट करेगा, यहाँ पे, क्योंकि वो उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट है यहाँ पे, ठीक है। और ये साइट किसके अंदर आ रही है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो उसने क्या किया, इसको कट किया। तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई सर्कुलर चीज है उसको कट लगाएंगे तो वो लीनियराइज हो जाएगी, लीनियराइज हो गई, ठीक है। ये हमारा PBR 322 लीनियराइज हो गया। अब हमने क्या किया, अपना DNA ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और ये अगेन क्या करेगा, सर्कुलाइज हो जाएगा, ठीक है, थ्रू दीज रिस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है। ये लाइगेट कर गया, अगेन सर्कुलाइज हो गया। तो अब हमें समझ आ गई कि रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्यों हैं, ताकि हम अपना इंसर्ट जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सके। रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, अपना हम DNA इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो वापस से लाइगेट होके सर्कुलराइज फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट काम हो गया कि हमने अपना DNA इंट्रोड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, हम बोल रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स का यही काम नहीं है सिर्फ कि अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यहाँ पे कट करना है और अपना DNA इंसर्ट है। ये तो एक काम है रिस्ट्रिक्शन साइट्स का, इसका एक और सिग्निफिकेंस भी है। क्या है कि जैसे मान लो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन साइट है, जैसे बाम H1 वाली, हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया अपना DNA, इससे कट किया और अपना DNA यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। जैसे ही हमने अपने DNA को इंट्रोड्यूस किया ना, इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाता है। अब जो जीन टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा था ना, रेजिस्टेंस शो कर रहा था पहले, बट जब अपना DNA ऑफ इंसर्ट इसमें इंट्रोड्यूस करवाया तो वो एक्टिविटी लॉस हो गई। तो जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस था वो लॉस हो गया। अब रेजिस्टेंस ये शो नहीं करेगा। अब अगर हम इसको इंसर्ट करवाने को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे सेल। वो क्यों नहीं ग्रो करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा इंसर्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो इसने अपनी एक्टिविटी लॉस कर दी रेजिस्टेंस वाली। तो हमें समझ आ जाएगा कि अगर वहाँ पे एक्टिविटी जो है इसकी लॉस हुई टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की, तो इसका मतलब हमारा इंसर्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो समझ आ गया सिनेरियो। तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे प्लाज्मिड जिनमें हमारा इंसर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसको हम इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की हेल्प से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी जो जिनमें नहीं हुआ इंसर्ट इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो ये इसीलिए यूजफुल है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर मान लो यहाँ पे हमारा एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि इंसर्ट हमारा इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो एक्टिवेट रहेगा और वो सेल जो है ग्रो कर जाएंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। तो अगर वो ग्रो करते हैं तो हमें समझ आएगा कि हमारा इंसर्ट जो है वो प्लाज्मिड में प्रेजेंट है ही नहीं, इसीलिए वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सेल्स को। तो ये हमें हेल्प करता है फॉर द सिलेक्शन ऑल्सो। तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स जब इस तरह से किसी रेजिस्टेंस जीन के विद इन प्रेजेंट है तो हमें हेल्प करती हैं सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स विद द इंसर्ट, ठीक है। तो हम अपने जो है वो ऐसे सेल्स को फिर सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन साइट्स विच आर प्रेजेंट विद इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो ये इनका सिग्निफिकेंस है डिफरेंट डिफरेंट जीन्स का, और डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन जो साइट्स हैं प्रेजेंट हैं हमारे विद इन द वेक्टर,
उनका, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस lecture, and for more such videos make sure to subscribe the channel, and thanks for watching.